हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 में जो हमारा 9,999 एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है उसका हम 8वां भाग करने वाले हैं। पूरी तरह से इसमें 10 यूनिट पूरी कवर रहेंगी। सिलेबस का हर क्वेश्चन और हर तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरह से एमपीपीएससी पूछती है, हर तरह के इस जो कोर्स में हमने प्रश्न कवर किए हैं। इसका जो पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको कुछ ही दिनों में मिलने लग जाएगा। अक्टूबर में, अक्टूबर की फर्स्ट या सेकेंड वीक की कोर्सेस है हमारी इसको आपको देने की। तब तक आप लोगों को वीडियो हम अवेलेबल करा रहे हैं बिल्कुल फ्री, तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के 4 या 5 से ज़्यादा ऑप्शन बता देती हूँ। मतलब 4 या 5 से ज़्यादा और उसमें से जुड़े हुए क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि आपको वो पूरा फैक्ट तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके हमारे 77 क्वेश्चन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव आरंभ हुआ? बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से मध्य प्रदेश के किस शहर में गणेश उत्सव आरंभ हुआ? इसका आंसर है तिलक हॉल बुरहानपुर। क्या है? तिलक हॉल बुरहानपुर है। और आपसे पूछें कि गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई है, तो मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अगर आपसे पूछें कि गणेश उत्सव की शुरुआत कब हुई, तो 20 अक्टूबर 1893 को हुई थी। 20 अक्टूबर 1893 को गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? ये पुणे के केसरीवाड़ा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पुणे के केसरीवाड़ा। पुणे के केसरीवाड़ा से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? ये 1893 में हुई थी। और आपसे पूछे मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? तिलक हॉल बुरहानपुर में हुई थी। और जब ये शुरू में हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था गणेश उत्सव 1893 में पुणे में, तो ये 10 दिन चला था। और इसको जो गणेश उत्सव जो था, उन्होंने उनको एकता का प्रतीक बताया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का काम किया? चंद्रशेखर आज़ाद ने किस दूसरे नाम से बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया? सीताराम तिवारी, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, पंडित हरिशंकर या नरेंद्र देव? तो इसका आंसर है पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। ये इनको अचूक निशानेबाज बोला जाता था। और ये दूसरे क्रांतिकारी जो थे, बच्चे थे, न्यू जो पीढ़ी थी, उनको ये प्रशिक्षण देते थे। इसके बाद उन्होंने बच्चों का अध्यापन का काम भी किया। बच्चों के अध्यापन का काम उन्होंने किस नाम से किया? इन्होंने किया था पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। किसके नाम से? पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किया। इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी गठित किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी गठित किया था 1928 में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना। एक बार ये इनकी एक बात है, एक बार इनको जज के सामने ले जाया गया और जज के सामने पेश किया, तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना निवास स्थान जेल भी बताया था, जिसके कारण मजिस्ट्रेट ने इनको 15 कोड़ों की सज़ा भी दी थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, दोनों ही। जिन जिन लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो हमको पता रहता है कौन कौन वीडियोस देख रहे हैं, तो कमेंट सभी लोग ज़रूर कीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, नहीं पता है तो एक बार गूगल कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, तो आपको वो हमेशा ही याद रहेगा। अलीराजपुर में हुआ था इनका जन्म, लेकिन कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये आपको याद रखना है। फ्रेंड, ये मेरे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स है। महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, हो सकता है आज ही नोटिफिकेशन आ जाए। और ये टोटल 7 बुकलेट है। इसके साथ में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा 3000 प्लस MCQ का, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट है। नियम अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक संरचना, शिशु की प्रारंभिक अवस्था, गणित, तर्क शक्ति, पोषण, स्वास्थ्य योजना एवं संस्थाएं, ये टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही शानदार ये बुकलेट हैं। और इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा जहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। सुपर डुपर कलेक्शन है, पिछले परीक्षाओं में आए गए प्रश्नों के अनुसार है। तो अगर आप लोग सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नोट ज़रूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी?
इसका आंसर होगा तिलवारा घाट पे अस्थि विसर्जन हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तिलवारा घाट जबलपुर में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थि विसर्जित हुई थी? तो तिलवारा घाट जबलपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तिलवारा घाट जबलपुर में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित हुई थी? तो तिलवारा घाट जबलपुर में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी का 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई गई थी और अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? प्रवाहित कहाँ की गई थी? तो वो इलाहाबाद में की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर इलाहाबाद नहीं आता है तो कहाँ पे की गई थी? विसर्जित कहाँ गई थी? तिलवारा घाट जबलपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक और बात याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी उनकी। अंतिम संस्कार के बाद गांधी जी की अस्थियों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में विसर्जित कर दिया था, त्रिवेणी संगम के करीब पे। आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? देखो, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज को आपको पता है, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों जो हैं, उनका जन्म 1914 में हुआ था और इनकी अभी मृत्यु 2006 में हुई है। ये आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे और ये शिवपुरी के हाथौदी से थे। कहाँ से थे? ये शिवपुरी के हाथौदी से थे। ये भी आपको याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था? तो कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का था। किसका था? कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन का था। आज़ाद हिंद फौज में जापान द्वारा एक युद्धबंदी बनाने के लिए जो युद्धबंदी बना लिए गए थे सैनिक, उनके लिए गठन किया गया था ताकि उन सैनिकों को भारत लाया गया है। इसके लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। जापान में सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था क्योंकि जापान में बहुत सारे जो भारतीय थे उनको बंदी बना लिया गया था और फिर बाद में इन सैनिकों को छुड़ाकर बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवी में जो थे वहाँ लाया गया और वहाँ के भी लोगों को छुड़ाया गया। इसमें लगभग 16,300 सैनिक थे। 16,300 सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप जो थे उनको भी आज़ाद कराया था। पहले जापान में जब सुभाष चंद्र बोस थे तो उनको अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिए गए थे। इसी कारण उनका नाम भी सुभाष चंद्र बोस का इन द्वीपों के नाम पर पड़ा गया है। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए थे और उनका नामकरण किया था, जिसमें उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रख दिया था और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रख दिया था। ये भी आपको याद रखना। ये आज़ाद हिंद फौज के कारण ही सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप मिले थे। इसी द्वीप के कारण उन्होंने अंडमान का नाम शहीद रख दिया था और निकोबार का नाम रख दिया था स्वराज, ये उन्होंने रख दिया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध में हुआ था। जापान की मौद्रिक, सैन्य और राजनीतिक सहायता से सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये सभी आपको याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगस्त 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। किसने की थी? ये इसमें कार्यकारी अधिकारी थे सुभाष चंद्र बोस और इसके जो फाउंडर थे वो थे रास बिहारी बोस। 1942 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस के नाम से एक अधिवेशन भी है, सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस के नाम से ये, तो वो भी आपको याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना पूछें, उद्देश्य पूछें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना था। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को छुड़ाना और उनको अपने में शामिल करना था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अंतिम सरकार आज़ाद हिंद सरकार भी बना ली थी। बोस इस सरकार के अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष भी थे। इस सरकार को जर्मनी, जापान,
कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीके विद आकांक्षा का एक चैनल आ गया है। अभी तक आपने अगर उसको नहीं सब्सक्राइब किया है, नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण क्विज मिलते रहेंगे। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। जीके विद आकांक्षा उसको आप अपना किसी भी नंबर से आप उसको फॉलो करिए, किसी भी नंबर से जुड़ जाइए, आपका नंबर किसी को शो नहीं होगा। बहुत ही प्राइवेसी के साथ व्हाट्सएप ने ये एक लॉन्च किया है चैनल वाला सिस्टम, क्योंकि नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर भी शो हो जाते थे, तो जिससे निकाल के कोई भी आप लोगों से बात कर सकता था। तो ये वाला चैनल एक बहुत ही अच्छा चैनल है जो जीके विद आकांक्षा का आया है। इसमें कोई भी आपका नंबर भी नहीं देख सकता, साथ ही ये भी नहीं देख सकता कि कौन कौन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के पैकेज है। MPPSC प्रीलिम्स का आप देख सकते हैं। इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही शानदार ये बुकलेट है, हैंड रिटन बुकलेट हैं, बहुत ही अच्छे से इनको तैयार किया गया है, टू द पॉइंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके साथ हम आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप में भी तैयारी करवाई जाती है, करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। ये टोटल 11 बुकलेटें आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, इसमें हज़ारों प्रश्न हैं। भारत का इतिहास इतने अच्छे से कवर किया है, भारत का इतिहास हर फैक्ट वन लाइनर कवर है। मध्य प्रदेश का भूगोल चित्र फ्लो चार्ट के साथ है। भारत विश्व भूगोल है। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था विज्ञान और पर्यावरण है। विज्ञान और पर्यावरण 2000 प्लस पे विज्ञान, पर्यावरण और सूचना प्रौद्योगिकी, इसको मैंने पूरे सिलेबस का जो टॉपिक होता है उसको वन लाइनर फॉर्म में लेके उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मतलब हर टॉपिक को थ्योरी के रूप में ना लिख के वन लाइनर रूप में लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके अलावा खेल कूद के बहुत अच्छे से फैक्ट डाले हैं वन लाइनर। पूरा स्टैटिक जीके इसमें कवर, करंट कवर है। करंट अफेयर्स के जब तक एग्ज़ाम रहेगा उसके भी वीडियो हम आपको, उसकी भी PDF हम आपको जो हमारा ग्रुप है MPPSC प्रीलिम्स का उसमें कराते रहेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट 9 के 1000 प्लस वन लाइनर है। आयोग चार्ट प्लस थ्योरी है, हैंड रिटन थ्योरी है। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स की बुकलेट मिलती है जो फ्री मिलती है नोट्स के साथ। इसमें आपको बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, नई वन नीति, पशु जनगणना, उसके अलावा जो जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं, वो सभी हमने इसमें कवर किया है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो इसका चार्ज 2599 है 11 बुकलेट का। ये भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास 8 से 10 वर्किंग डेज में पहुंच जाएंगी। मिनिमम ही समय लगता है, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी भी कुरियर ऑफिस के कारण कहीं डिले हो जाता है जाना, तो हम वही बोलते हैं 8 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुंदेला विद्रोह। बुंदेला विद्रोह मैंने पिछली बार करवाया था, पिछली बार जो क्वेश्चन करवा रही थी, बुंदेला विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इस क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है कि जुझार सिंह कहाँ के थे, हीरापुर के थे। वंदे शाह कहाँ के थे, भानपुर के थे। अब जो जिनको फांसी दे दी गई थी, बुंदेला विद्रोह हुआ था 1842 में, आपको याद रखना है। बुंदेला विद्रोह कब हुआ था, 1842 में हुआ था। और इसमें किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी, मधुकर शाह को दे दी गई थी। और ये मधुकर शाह कहाँ के थे, ये नरहूत के थे। नरहूत के मधुकर शाह को ब्रिटिश हुकूमत ने 21 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना किसको दे दी गई थी, नरहूत के नरहट भी आता है कहीं कहीं, नरहट के मधुकर शाह को दे दी गई थी। 1842 में ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये बुंदेला विद्रोह हुआ था। इसमें चंद्रपुर के जवाहर बुंदेला और नरहट के मधुकर शाह विद्रोह के नेता थे। मदनपुर के गोंड राजा दिलहन शाह और हीरापुर के राजा हृदय शाह, हीरापुर में एक राजा थे हृदय शाह। ये क्वेश्चन पिछली बार एक बार लास्ट शायद 2020 या 2021 में PSC में पूछा भी है कि हृदय शाह कहाँ के शासक। तो देखो हीरापुर हृदय उनके नाम पे ही बना है, तो हीरापुर के शासक थे हृदय शाह। उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। तो क्योंकि ये वाला पूछा गया है तो अभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि मधुकर शाह कहाँ के शासक थे, तो आपको याद रखना है नरहट के थे। आप उससे पूछ सकते हैं वंदे शाह कहाँ के थे, तो भानपुर के थे। इसके अलावा एक दिलहन शाह के बारे में भी पूछ सकते हैं। दिलहन शाह गोंड राजा थे। दिलहन शाह कौन थे, दिलहन शाह गोंड राजा थे। हृदय शाह और मधुकर शाह को पकड़ने में अंग्रेजों को 1 साल से अधिक का समय लग गया था।
नरहट के जो मधुकर शाह थे वो 21 साल के थे और उन्हें सागर के जेल में फांसी दे दी गई। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ फांसी दे दी गई थी? उन्हें सागर के जेल में फांसी दे दी गई थी। मधुकर शाह एक लोकप्रिय नृत्य बन गए थे और उनका नाम अभी मध्य प्रदेश की लोक गाथाओं में गाया भी जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो नरहट का जो मधुकर शाह थे उनको फांसी कहाँ दे दी गई थी? उनको फांसी सागर में दे दी गई थी। कहाँ पे? सागर में दे दी गई थी और इन्हीं को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। 21 वर्ष की उम्र में इनको फांसी पर लटका दिया था। भागीरथ सिलावट ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में 1857 की क्रांति में भाग लिया? भोपाल से, इंदौर से, छिंदवाड़ा से या जबलपुर से? तो जो भागीरथ सिलावट है उन्होंने इंदौर से भाग लिया। कहाँ से लिया? इंदौर से भाग लिया था। इसके अलावा एक और नाम आता है शहादत खां। शहादत खां ने भी इंदौर से ही किया और एक वंश गोपाल। ये तीन है, तीनों याद रखो। एक का नाम है वंश गोपाल, एक का नाम है शहादत खां और एक का नाम है भागीरथ। शहादत खां, भागीरथ और वंश गोपाल, इन तीनों ने ही कहाँ से पार्टिसिपेट किया था? कहाँ से भाग लिया था? जो 1857 की क्रांति में इन्होंने इंदौर शहर से लिया था। भागीरथ सिलावट जो थे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं। इंदौर में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में भागीरथ सिलावट ने अपना योगदान दिया था। शहादत खां जो थे उन्होंने इंदौर में विद्रोह की मार्गदर्शन भावना जो अंग्रेज़ों को भगाने के साथ साथ लोगों को प्रेरित करने के लिए भी की थी। इंदौर के आंदोलन में जो शहादत खां है उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इंदौर के शासक महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय की घुड़सवारी सेना इकाई के एक अधिकारी थे शहादत खान। ये भी आपको ध्यान रखना है। शहादत खान कौन थे? तुकोजी राव होलकर के एक जो घुड़सवारी की सेना थी उस इकाई के एक ये सैनिक थे। वंश गोपाल भी एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने इंदौर प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो याद रखना है इंदौर से किसने भाग लिया था 1857 क्रांति में? एक लिया था भागीरथ ने, एक लिया था वंश गोपाल ने और एक लिया था शहादत खां ने। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी? रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के किस स्थान की रानी थी? देखो, झांसी की रानी तो रानी लक्ष्मीबाई थी। यहाँ की रानी तो कौन थी? लक्ष्मीबाई। रीवा और उज्जैन में ऐसी कोई रानी नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ की रानी थी और इनका नाम पूरा था रानी अवंतीबाई लोधी राजपूत इनका नाम था। और ये मंडला के पास जो रामगढ़ है वहाँ की ये रानी थी और मंडला के रामगढ़ राज्य की राजधानी थी। और इनका जन्म जो हुआ था 1831 में हुआ था, सिवनी के मनकेड़ी में हुआ था। इनके पिता थे जुझार सिंह। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था जुझार सिंह। अवंतीबाई के पिता का नाम क्या था? जुझार सिंह था। उनकी शादी रामगढ़ राज्य मंडला के जो राजकुमार हैं विक्रमजीत के साथ हुई थी। तो अवंतीबाई की शादी किसके साथ हुई थी? अवंतीबाई की शादी हुई थी विक्रमाजीत के साथ। किसके साथ? विक्रमाजीत के साथ हुई थी। और वे 1857 को खैरी में ब्रिटिश अधिकारी वेडिंगटन के खिलाफ लड़ी थी। 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखना किसके खिलाफ लड़ी थी? वेडिंगटन के खिलाफ लड़ी थी। किसके? वेडिंगटन के खिलाफ ये लड़ी थी। तो ये और आपसे ये एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि झांसी की रानी भी हमारे यहाँ की थी। तो झांसी की रानी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था 1835 में। और इनका कब हुआ था? 1831 में हुआ था। दोनों ही 1858 को शहीद हुई थी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मंदसौर की संधि हुई कब थी? 1818 में हुई थी। मंदसौर की संधि कब हुई थी?
मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में और होलकर राजवंश ने अंग्रेज़ों के साथ ये संधि की थी। किस होलकर शासक ने की थी और किसके साथ की थी? तो मल्हार राव होलकर ने की थी 6 जनवरी 1818 को। 6 जनवरी 1818 को एक थॉमस हिस्लॉप थे, थॉमस हिस्लॉप अंग्रेज़ों में, थॉमस हिस्लॉप के बीच और किसके बीच हुई थी? मल्हार राव होलकर के बीच। थॉमस हिस्लॉप और मल्हार राव होलकर के बीच ये संधि हुई थी। मालवा क्षेत्र में महिदपुर की लड़ाई के बाद इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा होलकर ने सतपुड़ा पहाड़ियों का दक्षिणी भाग जो था वो अंग्रेज़ों को दे दिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। मंदसौर की संधि में अंग्रेज़ों को होलकर ने कौन सा भाग दिया था, क्या दिया था? तो सतपुड़ा पहाड़ियों का दक्षिणी भाग दिया था। इसके अलावा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान एक ग्वालियर की संधि भी हुई थी, जो कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और दौलत राव सिंधिया के बीच हुई थी, क्योंकि इसका कारण था पिंडारियों का नियंत्रण। तो ये दोनों संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मंदसौर की संधि और ग्वालियर की संधि। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निर्जन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मालवा, बघेलखंड, भोपाल या महाल कौशल? ठाकुर निरंजन सिंह जो थे वो नरसिंहपुर ज़िले से संबंधित थे। कहाँ पे थे? नरसिंहपुर ज़िले से संबंधित थे। और ये एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे। नरसिंहपुर से जो कहाँ पे आता है? तो ये महाकौशल क्षेत्र से आता है। निरंजन सिंह जो थे, ठाकुर निरंजन सिंह, कहाँ से संबंधित थे? महाकौशल से संबंधित थे। किस चंदेल राजा ने महमूद का शासन किया था? किस चंदेल राजा ने महमूद का सामना किया था? तो देखो, किस चंदेल राजा ने महमूद का शासन किया था? कुमारपाल, भीम द्वितीय या विद्याधर या अरनू राजा? तो महमूद का सामना किया था विद्याधर ने। किस चंदेल शासक ने महमूद का सामना किया था? तो विद्याधर ने महमूद का शासन किया था 1021 में। 1021 ईस्वी में किस चंदेल शासक ने महमूद का सामना किया था? ये गजनी वंश का जो संस्थापक थे सबकुतीगन, उसका पुत्र था महमूद। और इस महमूद का सामना हमारे मध्य प्रदेश के किस चंदेल शासक ने किया था? विद्याधर ने किया था। किसने किया था? विद्याधर ने किया था और उसे हरा भी दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।